गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक वर्क ऑफ एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक का कार्य। एंटनी वॉन लीवेनहॉक 24 अक्टूबर 1632 में डेल्फ नीदरलैंड में पैदा हुए और 26 अगस्त 1723 को डेल्फ में इनका निधन हो गया। ये डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया और बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी की इन्होंने नींव रखी। अब इनका अर्ली लाइफ और कैरियर देखते हैं। ये देखना यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो साइंटिस्ट हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, जिनकी ज़्यादा पढ़ाई ये नहीं कर पाए थे और साइंस की पढ़ाई इन्होंने नहीं की थी। ये एक सिंपल डच टेक्सटाइल मर्चेंट थे, कपड़े के व्यापारी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भाषाओं का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने जो माइक्रोस्कोपी है इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और साइंस की ब्रांचेज माइक्रोबायोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी इनकी इन्होंने नींव रखी और ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी अर्ली लाइफ में इन्होंने किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इसके लिए इनकी लाइफ जानना ज़रूरी है। तो इनकी अर्ली लाइफ और कैरियर अगर अपन देखें तो अर्ली लाइफ इनकी बहुत टफ गुजरी क्योंकि बचपन में ही इनके फादर की डेथ हो गई। मदर ने रीमैरिज की। जो स्टेप फादर थे उनकी भी डेथ हो गई। ये डेल्फ में रहते थे पहले, लेकिन फिर इनको जब स्टेप फादर की भी डेथ हो गई तो इनको डेल्फ को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। आम्स्टरडम ये चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने कपड़े की दुकान पे कपड़े की दुकान पे इन्होंने काम किया और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही ये वापस अपने डेल्फ में लौट गए, डेल्फ सिटी में, और वहाँ पे इन्होंने अपने इनकम के लिए, इनकम के सोर्स जो इनका कोई नहीं था, आम्स्टरडम में जो ये काम करते थे कपड़े की दुकान पे, वहाँ पे इन्होंने जो सीखा वही इन्होंने आके डेल्फ में अपना इस्टेब्लिश किया और वहाँ आकर के इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट जो अपना इनकम का ज़रिया था वो एक कपड़े की दुकान से इन्होंने शुरू किया। साथ ही इन्होंने कपड़े की दुकान के साथ साथ इन्होंने किराना की दुकान भी की, लेकिन मेन इनका जो काम था वो कपड़े की दुकान इनकी थी और कपड़े के ये व्यापारी थे। और इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज कैसे की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये वहाँ पे उस टाइम डच में जो कपड़े के व्यापारी थे वो ग्लास पल यूज किया करते थे। ग्लास पल घिसे हुए गोलाकार कांच के टुकड़े होते थे, स्फेरिकल कांच के गोले होते थे, घिसे हुए कांच से कांच को घिस घिस कर बनाए जाते थे, जिससे कपड़े के जो व्यापारी थे वो धागे की स्ट्रक्चर फाइन है, कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी की जांच उनके द्वारा करते थे क्योंकि उनमें जो थ्रेड थे वो क्लियरली दिखाई देते थे। तो इन्होंने जब ये इस्टेब्लिश हो गए, अपना पर्सनल लाइफ इनकी स्टेबल हो गई, उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने, जैसा कि तुम सब जानते हो जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में सबसे पहले सेल को देखा था और उसका वर्णन किया था। तो और इसका वर्णन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई बुक माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में इसका वर्णन मिलता है, जो इन्होंने डिस्कवरी की थी, जिसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। तो इनको 1668 में लंदन जाने का मौका मिला और वहाँ पे इनको उनकी बुक मिली और उस बुक को इन्होंने पढ़ा। माइक्रोस्कोप किस तरह से कार्य करता है, कैसे उसकी संरचना होती है, ये इन्हें ग्लास पल्स से थोड़ा बहुत आइडिया था और इनमें जिज्ञासा थी। तो इन्होंने उसकी स्टडी करने के बाद अपना जो
कार्य करने का क्षेत्र है ये इन्होंने माइक्रोस्कोप्स बनाने में किया। माइक्रोस्कोप बनाना इन्होंने यहाँ से शुरू किया और जो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट थे उनको देखने की इनमें इच्छा थी। ये हर छोटी से छोटी चीज़ को देखना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने माइक्रोस्कोप्स बनाए और उससे इनकी स्टडी करी। इन्होंने बहुत हाई क्वालिटी के लेंस बनाए और लगभग 500 इन्होंने माइक्रोस्कोप्स का निर्माण किया। और इन्होंने सबसे पहले जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखा। मेनली इन्होंने किसको देखा? इन्होंने बैक्टीरियाज को देखा और देखा ही नहीं, इन्होंने उसको देख करके उनका डायग्राम भी बनाया। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये ऐसे थ्रेड छल्ले के जैसे और रोड लाइक और गुच्छों के रूप में स्फेरिकल फॉर्म में इस तरह से इन्होंने जो बैक्टीरियाज हैं उनको देखा और इनका डायग्राम भी बनाया। और इनको ये जो इन्होंने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखे, ये देखे कहाँ पे? ये देखे इन्होंने जो स्टडी की थी ये पॉन्ड वाटर की थी, रिवर वाटर की थी। इन्होंने एनिमल्स की जो नाखून के अंदर फंसी हुई गंदगी होती है, दांत के ऊपर चिपकी हुई गंदगी होती है, इस तरह के चीज़ें लेकर के, मटेरियल लेकर के उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने देखा और उसमें इन्होंने देखा कि इन्हें छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं जो मूवमेंट हो रहा है उनमें। तो इनको इन्होंने नाम दिया वेरी लिटिल एनिमल्कुले, जो बहुत छोटे कि खुली आंखों से जिनको अपन नहीं देख सकते हैं। और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की थी, इस तरह का इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। इसके बाद इन्होंने जो भी चीज़ें देखी उनको इन्होंने, जैसे इन्होंने खास करके देखी क्या क्या चीज़ें थी कि किन किन चीज़ों पे इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया को इन्होंने देखा था और स्पर्मेटोजोआ को इन्होंने देखा था, जो इंसेक्ट, डॉग एंड मैन शेमन में इसकी स्टडी की थी। और इसके अलावा इन्होंने जो एफिड्स हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस, एफिड्स जो कि इंसेक्ट होते हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस को भी इन्होंने स्टडी किया था, देखा था। इसके अलावा इन्होंने आरबीसीज को भी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन इन्होंने किया था। और ये सब पॉसिबल हुआ इनके द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, क्योंकि उनकी पहले जो माइक्रोस्कोप, इनसे पहले जो माइक्रोस्कोप बने हुए थे उनकी जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी थी वो लगभग 10 टाइम्स थी। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाए उनकी इन्होंने हाई क्वालिटी के बनाए थे और वो लगभग 200-250 मैग्नीफाइंग जो कैपेसिटी वाले बनाए थे। इसके बाद एक इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने इनके किए गए कार्य को महत्व दिया और उसको लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने लाए, वो जो इंस्टीट्यूट थी वो थी द रॉयल सोसाइटी, जिसने इनके कार्य को, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, जिसने इनके कार्य को पब्लिश किया और सबके सामने लाए। इन्होंने 1673 से 1723 तक जो भी ये काम करते थे वो काम ये अपने रॉयल सोसाइटी को लेटर के माध्यम से लिखते थे। और इन्हें लिखना नहीं आता था क्योंकि इन्हें सिर्फ डच लैंग्वेज आती थी और इंग्लिश और लैटिन नहीं आती थी। तो इसके लिए ये किसी ना किसी को, जिनको भी लैटिन और इंग्लिश आती थी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे जो लोग, उनसे ये संपर्क करके और उनसे रिक्वेस्ट करके ये अपनी बातें लिखवाया करते थे कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कैसा ऑब्जर्व किया, ये लिखवाया करते थे। और रॉयल सोसाइटी ने इनको एक फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन पब्लिश करना शुरू किया था, पेपर फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन, जिसमें इनकी जो भी डिस्कवरी थी, जो भी ये कार्य कर रहे थे, जो भी इनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो सब इसमें छापा करते थे। और इनकी जो डिस्कवरी हुई, इन्होंने जो स्मॉल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे, जैसे कि मैं अभी
अपन बात कर चुके हैं, आरबीसीज, स्पर्मेटोजोआ और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जैसे इन्होंने एक प्रोटोजोआ वोर्टिसेला प्रोटोजोआ है, इसमें भी इन्होंने कॉन्जुगेशन को देखा। और इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे स्मॉल जो भी एनिमल्स थे उनकी स्टडी इन्होंने की थी। जैसे कुछ जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, पहले एक थ्योरी चल रही थी माइक्रोबायोलॉजी में कि जीवों का निर्माण कैसे हुआ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, तो वो चल रही थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन का सिद्धांत। इसको इन्होंने एकदम से सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि कोई मीट का टुकड़ा है जो उससे मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं और मिट्टी से बहुत सारे कीड़े पैदा होते हैं, इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में स्टडी की तो इन्होंने बताया कि मीट से डायरेक्टली जैसे मक्खियाँ पैदा होती हैं, तो मक्खियाँ उससे पैदा नहीं होती हैं, वो एग से पैदा होती है। और एग्स को इन्होंने देखा क्योंकि वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो इन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उनको स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया। और इनकी डिस्कवरी के बाद जो वो थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी लाइफ ओरिजिन की, उसको सिरे से नकार दिया गया। अब मेथड्स ऑफ माइक्रोस्कोपी के इन्होंने क्या मेथड यूज किए, तो ये कांच को घिस घिस के, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि लेंसेज बनाए थे। इन्होंने लगभग 500 लेंसेज बनाए थे और इनकी जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो रेंज थी 50 से लेकर के 300 टाइम्स, 300 टाइम्स, ये 300 गुना इनकी पावर थी। और अब इनका कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में क्या है ये देखते हैं। इनकी डिस्कवरी की बात हो गई, तो इनका लीवेनहॉक का कंट्रीब्यूशन मेनली जो था वो था फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन नाम का जो जर्नल रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा पब्लिश किया जाता था। उसके अंदर इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को पब्लिश करने के लिए लेटर्स के माध्यम से भेजा था। वो लगभग 375 इनके पेपर्स फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन में पब्लिश किए गए, लोगों के सामने लाए गए, व दुनिया को इनसे रूबरू करवाया गया। और मेमोरीज ऑफ द पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस, इस जर्नल को इन्होंने 27 पेपर्स लेटर्स के माध्यम से भेजे थे, इतने ऑब्जर्वेशंस भेजी थी। तो ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा इनकी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इनका खुद का भी एक पेपर एक फॉर्मेट में छापा जिसका नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर बाय एंटनी वॉन लीवेनहॉक। इनकी एक ख़ास बात थी कि ये अपनी जो भी ऑब्जर्व करते थे वो कैसे इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया तो वो कैसे बनाया, ये बातें किसी से शेयर नहीं करते थे। किसी को इन्होंने नहीं बताया कि माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर इन्होंने कैसे बनाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखते थे, बहुत सारे फैक्ट्स को सीक्रेट रखते थे जो इनके साथ ही चले गए। थैंक यू। आज का टॉपिक अपना यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर। थैंक यू।